प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना व इसका महत्व। हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत को लेकर के टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो या जीन जैक्स रूसो के विचारों को जान लिया था। आज हम इस सिद्धांत जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसकी आलोचना के बारे में जानेंगे, इसकी कमियां क्या है उनके बारे में जानेंगे और इसकी उपयोगिता या महत्व क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आलोचना। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। सर हेनरी मैन ने कहा है, समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है। यानी राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उस सामाजिक समझौता सिद्धांत को सर हेनरी मैन ने व्यर्थ की वस्तु कहा है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि वो अनैतिहासिक है, इस प्रकार की अवस्था पहले कभी रही नहीं है, ऐसा हेनरी मैन का मानना है। दूसरा, बलंसली ने कहा है, इसकी आलोचना करते हुए कहा है, सामाजिक सिद्धांत को आलोचना में अत्यधिक भयंकर कहा है, अत्यधिक भयंकर माना है सामाजिक समझौता सिद्धांत को। ग्रीन ने सामाजिक सिद्धांत को कपोल कल्पना कहा है और बुल्जे ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को सरासर झूठा, नितांत ही झूठा बतलाया है। यानी इस प्रकार का कोई सिद्धांत रहा नहीं है, सरासर झूठा बुल्जे ने, ग्रीन ने कपोल कल्पना और बलंसली ने अत्यधिक भयंकर कहा है, अत्यधिक भयंकर। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना के तीन आधार हैं प्रमुख रूप से, ऐतिहासिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर और वैधानिक आधार पर आलोचना है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक आधार पर इसकी आलोचना को देखें तो पहली आलोचना ये की जाती है कि सामाजिक समझौता अनैतिहासिक है। यानी इतिहास में इस प्रकार का कहीं वर्णन या साक्ष्य नहीं मिलते कि इस प्रकार का सामाजिक समझौता हुआ था। उस समझौते के परिणाम स्वरूप समाज और राज्य की उत्पत्ति हुई थी, राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ था। तो इस कारण से सामाजिक समझौता क्या है, अनैतिहासिक है, इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत। जिस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों होब्स, लॉक और रूसो ने किया है, उस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था कभी नहीं रही है। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का या समझौते का नहीं। अगर हम सामाजिक समझौते को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्य समझौते का परिणाम है। राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संस्था है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य विकास का परिणाम है, निरंतर धीरे धीरे उसने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। कोई छोटी संस्था रही थी, उसने निरंतर सुधार करते हुए वर्तमान स्वरूप तक राज्य प्राप्त हुआ है। दार्शनिक आधार पर अगर सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना देखें तो पहली आलोचना ये की जाती है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य है। अगर हम सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो हमें इस बात को भी स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमारे लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती। हमें राज्य का सदस्य बनना ही होता है, देश का सदस्य बनना ही होता है। कोई भी नागरिक बिना किसी देश के सदस्य के हो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या। जिस प्रकार की व्याख्या सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने की है राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को लेकर के, उस प्रकार की व्याख्या बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो अनुचित है। तीसरा, राज्य कृत्रिम या बनावटी संस्था नहीं है। अगर हम सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है कि राज्य एक कृत्रिम या बनावटी संस्था है जिसका निर्माण मनुष्य ने सामाजिक समझौते द्वारा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य विकास का परिणाम है। चौथी आलोचना इसमें यह है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत विद्रोह का पोषक है, पक्षधर है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने यह कहा कि प्राकृतिक अवस्था
में अराजकतापूर्ण वातावरण का समाधान करने के लिए राज्य का जन्म हुआ है। और दूसरा, जो प्राकृतिक अवस्था में अधिकार या जो सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त थी, अगर उनमें कोई नुकसान होता है, उनमें कोई कमी होती है, उनको क्षति पहुंचती है, तो नागरिक पुनः राज्य और सरकार का विद्रोह कर सकते हैं। इस प्रकार का विचार विशेष रूप से जॉन लॉक ने दिया है कि हमें विद्रोह करने का अधिकार है। अगर सरकार के विरुद्ध, अगर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, उसकी रक्षा नहीं कर पाती है सरकार, तो हम क्या है, राज्य और सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का दर्शन है वो विद्रोह या क्रांति को बढ़ावा देने वाला है। पांचवा, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। जॉन लॉक, टॉमस हॉब्स और रूसो ने तीनों ने कम या अधिक मात्रा में या शब्दों की हेराफेरी के साथ प्राकृतिक अधिकारों या अधिकारों के अस्तित्व को प्राकृतिक अवस्था में स्वीकार किया है। लेकिन जब राज्य नहीं है, संविधान नहीं है, तो अधिकारों को मान्यता कैसे मिली होगी, ये बात समझ से परे है। तो हम प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, हम यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था रही है तो उसमें कोई अच्छी परंपरा रही होगी जो नागरिकों में समन्वय और सहयोग स्थापित करती हो। समझौता अतार्किक है, किसी भी प्रकार से यह समझौता तार्किक रूप से सही साबित नहीं हो सकता। टॉमस हॉब्स अपने तर्क देता है, जॉन लॉक अपने तर्क देता है, रूसो अपने तर्क देता है। तीनों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। ये हम यूँ कहें कि इन तीनों ही विचारकों ने निगमनात्मक पद्धति अपनाई है और अपने विचारों को जो पूर्वाग्रहग्रस्त है उनको सही साबित करने के लिए इस प्रकार की सामाजिक समझौता सिद्धांत की धारणा को जन्म दिया है। तीसरा जो आलोचना का आधार है वैधानिक या कानूनी आधार पर आलोचना। इसमें प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं है बिना राज्य के। प्राकृतिक अवस्था में ये मान लिया जाए कि सामाजिक समझौता हुआ है, तो जब राज्य नहीं था तो समझौता किन किन के बीच में हुआ और उसकी वैधानिकता या कानूनी दर्जा क्या था समझौते का। अगर राज्य ही नहीं है तो समझौते को मान्यता किसने दी, ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वैधानिक दृष्टि से समझौता संभव नहीं है। दूसरा, समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। अगर हम ये मान भी लें कि सामाजिक समझौता हुआ है, तो वो समझौता इतना पहले हुआ, इतने लंबे समय से पहले हो गया, तो उसको आज की पीढ़ी क्यों स्वीकार कर ले। आज की जरूरतें और परिस्थितियां बदल गई है, उस सामाजिक समझौते से हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये तो तीन प्रमुख आलोचना के आधार थे। अब इसके सामाजिक समझौता सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, वो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का खंडन। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें यह माना जाता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस बात को काटने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत का जन्म हुआ था। तो इसलिए ये हमें उपयोगी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक कल्पना की गई थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, भगवान का दूत है, उस बात को सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारकों ने काटा कि ये कोई भगवान का रूप नहीं है, ये तो जनता के समझौते का परिणाम है। और समझौता लागू करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजा का गठन जनता ने अपनी इच्छा से किया, और जब जनता की इच्छा नहीं होगी तो राजा को हटना पड़ेगा। दूसरा, जन सहमति ही राज्य का आधार है, व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं। यानी राज्य की स्थापना जनता की जन सहमति से हुई है, संपूर्ण जनता की सहमति से हुई है, किसी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के कारण नहीं हुई है। तीसरी उपयोगिता यह है कि प्रभुत्व संबंधी विचारधारा का विकास हुआ है। होब्स ने इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से वैधानिक या कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। जॉन लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को इस सामाजिक समझौते के माध्यम से बढ़ावा दिया है। तो आज इस कक्षा में हमने जाना कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व या उपयोगिता किन किन बातों को लेकर के है। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।